हाय बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम शुरू करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ए यूनिट ऑफ क्लास 9। सो ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या होता है? जैसे कि एटम है। एटम क्या है? एटम जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। वैसे ही सिमिलरली हमारा सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो पहले ये बात कहाँ से आती है कि ये जो सेल है इसका origin है the word cella, which means a small room. This cella is a Latin word. It is derived from the word cell is derived from a Latin word cella, which means a small room. The cell was first discovered by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो सेल था एक डेड कॉर्क सेल। वो जो कॉर्क सेल होता है ना, ये सपोज एक ट्री हो गया ना, ये ट्री हो गया। ये ट्री का बार्क जो है वो बार्क निकाल के उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने वो जो देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने सेल बताया। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है एंटनी वॉन ल्यूएनहुइक, A.V. ल्यूएनहुइक। उन्होंने पहली बार लाइफ सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, एंटनी वन ल्यूएनहुइक जो थे उन्होंने पहली बार लाइफ सेल्स को डिस्कवर किया। तो उन्होंने लाइफ सेल्स में क्या क्या देखा? उन्होंने लाइफ सेल्स में उन्होंने पहले जो देखा वो था स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया, ओवम, ये सब उन्होंने देखा था। उन्होंने अपनी एक खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी जिससे उन्होंने ये सब देखा। उसके बाद जो आता है आपका रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है, ये है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ल्यूएनहुइक ने 1674 में जो है उन्होंने लाइफ सेल्स डिस्कवरी किया था। तो उसके बाद परकिंजे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सब हम अभी जान जाएंगे। सपोज हम एक सेल लेते हैं, सपोज ये एक सेल है। सेल का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है हम अब देखेंगे। तो सेल पहले एक सेल वॉल होता है सेल का, तो ये हो गया आपका सेल वॉल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके न्यूक्लियस रहता है।
ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये एक गैप रहता है, ठीक है। और इसको हम जो बोलते हैं ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइक्रोसोम्स, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होती है आपकी, और छोटी छोटी करके राइबोसोम्स होती हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं। ये जो हो गया आपका, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। एनिमल सेल में जो होता है आपका सेल वॉल नहीं होता है। ये जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो है, इसको हम, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन जो है आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? ये जेनेटिक मटेरियल इंस्ट्रक्शंस देती है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, सेल की फंक्शन को बरकरार रखने के लिए ये सब इंस्ट्रक्शंस देती हैं। सेल को कैसे चलना चाहिए, सेल कैसे फंक्शन करेगा, ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपका न्यूक्लियस देता है, ठीक है। रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल, जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल दो सेल्स देती है, तो ये रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद आया क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये है साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस जो है प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हर चीज एम्बेड होके रहता है, ऑर्गेनल्स एम्बेड होके रहता है, न्यूक्लियस बीच में होता है या कहीं भी हो सकती है, वो सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। पर ये जो है टिपिकल प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं रहती है, क्योंकि प्लांट सेल में हमारा क्या होता है, एक बड़ा सा सेल सैक होता है। सेल सैक मतलब एक वैक्यूल जैसा एक बड़ा सा सेल सैक होता है, इसको हम सेल सैक बोलते हैं या वैक्यूल बोलते हैं, जिसमें पानी जो है वाटर स्टोर करके रहता है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस आ गया ये पेरिफेरी में रहती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है पेरिफेरी में रहती है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब जो भी रह गया इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो आपका आ गया सेल थ्योरी। इसको हम सेल थ्योरी भी बोलते हैं, सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी है इसको पहले दो साइंटिस्ट प्रपोज किए थे, वो थे एमजे स्लीडन
और टी श्वान। एम.जे. स्वीडन और टी श्वान ने क्या प्रपोज किया था? इन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था, पर इन्होंने क्या प्रपोज किया था? पहली बात जो है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। प्रत्येक जीव जंतु हो जो है, प्लांट्स हो कि एनिमल्स हो, सारे में सेल्स होती हैं, उनका कंपोजिशन सेल से ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकंड प्रोपोजिशन क्या था? सेकंड प्रोपोजिशन था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, जो एटम मैटर का बेसिक यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर होता है एटम, वैसे ही सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है, वो बेसिक यूनिट होता है, सबसे बेसिक। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू या आर वर्च्यू सिंपली आप बोल सकते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दिया। वो क्या था? उन्होंने दिया थर्ड थ्योरी, जो है 19 सेल्यूला ई सेल्यूला। उसका मतलब ये था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स जो आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो सेल्स थे उनमें से ही आते हैं, वो कहीं से टपकते नहीं हैं, वो पहले से जो सेल्स थे उनमें से आप रेप्लिकेट करके आते हैं। तो नए सेल का जन्म पुराने सेल से ही होती है। तो ये जो हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट और 3 सेल डॉक्ट्रिन है, जिसको आप अभी क्लास 9th में पढ़ेंगे। 12th में थोड़ा 2 और सेल थ्योरी में ऐड हो गया है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 बेसिक सेल थ्योरी प्रिंसिपल्स, इसको आपको याद रखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमें पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यूनिसेल्युलर्स में आ गया आपका एमोएबा, पैरामोएसियम, क्लामाइडोमोनास, ये सब हो गया आपका यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर जो है आपका, और बैक्टीरिया ये सब आपका यूनिसेल्युलर में आ गया। ठीक है, मल्टी सेल्युलर में आपका क्या आता है? इसमें आता है फंजी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आपका मल्टी सेल्युलर्स में आता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है? बेसिक यूनिट क्या हो गया आपका? सेल। सेल्स, जब a group of cells, a cluster of cells form another basic structure that is known as tissue. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला आ गया आपका सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपका टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज देन मेक अप एन ऑर्गन। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपका आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब फंक्शन करते हैं साइमल्टेनियसली टू मेक वर्क दिस होल सिस्टम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिंपली ऑर्गन सिस्टम और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फाइनली ये फाइनल स्टेप है ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो एक ऑर्गेनिज्म यहां से बनता है। कुछ पहले एक सेल, कुछ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उसके बाद कुछ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, कुछ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स के अंदर मतलब सेल्स को भी कुछ बनाते हैं ना, तो वो क्या हो गया आपका ऑर्गेनल्स हो गया। ऑर्गेनल्स मेकअप द सेल, बट ये जो हो गया ये मतलब सेल्स के अंदर रह जाते हैं ना, तो इसलिए हम सेल से ही शुरू करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिफाइंस द फंक्शन ऑफ द सेल। कैसे? सपोज नर्व इंपल्स जो है हमारा, नर्वस सिस्टम से जो नर्व इंपल्स आता है वो जो ट्रांसमिट करने के लिए उसको चाहिए न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं ऐसे करके ऐसे होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, ये सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, तो इसलिए यहां पे न्यूक्लियस है। तो नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए आपको लंबी लंबी तारें चाहिए होती है। सिंपली आप देख लो, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए क्या आपको तार चाहिए होता है, वैसे ही नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए भी लंबा लंबा जो चाहिए सेल्स चाहिए होता है, क्योंकि वो हर जगह जाता है ना। तो इसलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट व सेल जो है वो है एक न्यूरॉन। तो ये जो है एक न्यूरॉन है, तो ये लंबा ही होता है। तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिफाइंस द फंक्शन ऑफ द सेल। तो ये कंडक्शन के लिए हेल्प करता है, इसलिए इसका साइज जो है लंबा है। इट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, न्यूरॉन जो है मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद जो आया एग्जाम्पल है अमोएबा। अमोएबा का सपोज ये एक अमोएबा हो गया। ठीक है, अमोएबा का जो है फॉल्स फीट है, स्यूडोपोडिया। ये क्या क्यों है? ये जो है एक फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए, जब फूड पार्टिकल को अमोएबा का स्यूडोपोडिया सेंस कर देता है, तो ये जो स्यूडोपोडिया है ये एक्सटेंड करने लगता है। ठीक है, ऐसे करके दोनों स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करने लगते हैं और लास्टली ये एनक्लोज करके फूड को एनगल्फ कर जाती हैं। तो ये जो है शेप एंड साइज और जो मतलब चेंज इन द शेप एंड साइज ब्रॉट अबाउट इन द सेल इज ओनली ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेल। जो फंक्शन होता है सेल का, इसको मेंटेन करने के लिए वो शेप एंड साइज बदलते रहता है। तो उसके बाद आ गया आपका डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्यों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए होता है क्योंकि मल्टी सेलुलर है ही वो, इसलिए मल्टी सेलुलर इसलिए है ताकि वो हर काम जो है आसानी से कर सके डिफरेंट सेल्स के जरिए। तो मल्टी सेलुलर होने का यही एक फायदा है कि डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज हेपेटोसाइट्स जो लिवर में है,
ठीक है, तो ये आपको डाइजेशन में हेल्प किए, उन्होंने बाइल सीक्रेट किया। ठीक है, उसके बाद एक न्यूरॉन जो है, उन्होंने नर्व इंपल्स कंडक्शन में हेल्प किया। ऐसे करके बहुत तरह के सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते रहते हैं। तो ऐसे करके डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग काम करके हमारा बॉडी का सिस्टम को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया, सेल का कंपोजिशन। सेल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 थिंग्स। क्या हो गया, एक तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियस। Only 3 things means these 3 are the most important, most vital things. ठीक है, उस दूसरा आ गया आपका न्यूक्लियस, और तीसरा जो आ गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, सेल का आउटर कवरिंग है, सेल को कवर करके रखता है हमेशा। ठीक है, नाउ वी लर्न अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। Solutions means what? Solutions means solvent plus solute. Solvent is the base, which is normally water. पानी जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, और जो सॉल्यूट है वो जनरली है सॉल्ट। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह का सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। पहला वाला जो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा वाला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा वाला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 जो सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का मात्रा बाहर, सपोज यहां पर एक सेल रखा हुआ है, यहां मैंने एक बीकर लिया हुआ है, सेल इतना बड़ा नहीं होता, फिर भी मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। ठीक है, सेल इतना बड़ा नहीं होता है, पर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूं कि ये एक सेल है, यहाँ पर हमने पानी ली हुई है, उसके साथ सॉल्ट मिक्सचर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये एक सेल है, तो ये जो सेल है बाहर जो है आपका सॉल्यूट ज्यादा है, हाइपर मतलब आपको हमेशा याद रखना है, हाइपर मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट इज मोर, मतलब सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और वाटर कंटेंट, पानी का जो कंटेंट है ये आपका लेस है। ठीक है, सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन लेस है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हाइपर मीन्स हाइपर ज्यादा है, क्या सल्यूट, हम हर वक्त सल्यूट को एज अ रेफरेंस लेते हैं,
और उसी को लेकर हम यहाँ पे जज करेंगे कि कौन सा में क्या होता है, कौन सा सॉल्यूशन में क्या होता है। तो आइसोटोनिक के केस में क्या होता है, अगर हम एक बीकर ले लें और एक सेल ले लें, ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तो ये जो हो गया सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है सॉल्यूशन में है, और जो ज्यादा कम इसको हम किससे मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि सेल से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो सेल है ना, सेल का भी एक इनर जो है मीडियम होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सेल का साइटोप्लाज्म से हम जो कंपेयर कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म से सॉल्यूट ज्यादा है, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। साइटोप्लाज्म से सॉल्वेंट कम है, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट concentration inside is equal to solute concentration outside। इसका मतलब क्या है, इनसाइड मतलब सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उतना ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपका ये जो मीडियम है, सेल जिस मीडियम में रखा गया है उसमें भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन उतना ही है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज आल्सो सेम, ठीक है। तो और एक बात आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, किसमें, सॉल्यूशन में। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, किसके मुकाबले, हमारे साइटोप्लाज्म के मुकाबले। साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किसमें, ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूट को ही मान के चलना है, ठीक है, सॉल्वेंट को गोली मार दो, सॉल्यूट को मान के चलना है। हाइपर मतलब ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, खत्म बात। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट सेल के अंदर जितना है उतना ही सेल के बाहर है, मतलब ये सॉल्यूशन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या है, सॉल्यूट सेल के बाहर कम है, ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस, आइसो मीन्स सेम एंड हाइपर मीन्स मोर, ज्यादा, ठीक है, ये आपको याद रख देना। तो ये जो हो गया सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइपो, आइसो एंड हाइपर। और सेल का मतलब उसका उल्टा, मोर मतलब सेल के अंदर लेस, सेम मतलब सेल के अंदर सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट जो होता है सेल के अंदर, यहां लेस है, यहां सेम है, यहां लेस है सॉल्यूशन में, मतलब यहां पर मोर है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी
तीन तरह की सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, सपोज ये सॉल्यूट है, यहां पर कम है, यहां पर बहुत ही ज्यादा है, हाइपरटोनिक है ना, यहां पर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सपोज हो गया, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बाहर जितना है अंदर भी उतना ही है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बाहर बहुत कम है, अंदर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर का डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ वाटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। ये हम कैसे जज करेंगे, वाटर ऑलवेज फ्लोज from low solute concentration to higher solute concentration, ठीक है। तो वाटर जो है आपका यहां लो सोल्यूट है, यहां ज्यादा सोल्यूट है, तो वाटर बाहर आ जाएगा, सेल क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल ऐसे हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सेल जैसा है वैसा ही रहेगा, सेल होम्योस्टेसिस कंडीशन में रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहां पर क्या है, सॉल्यूट कम है, यहां पर ज्यादा है, तो सॉल्यूट वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाईएस्ट सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, तो यहां पर वाटर इनफ्लो होगा, वाटर क्या होगा, वाटर अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाने से ये सेल जो है फूल जाएगा, टुमटुमाता हुआ फूल जाएगा ये सेल। तो अगर ये फूल जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, टारगेट कंडीशन। द सेल जो है स्वेल्स अप, ओके, तो इसे हम कहेंगे टारगेट कंडीशन, ठीक है। सो ये जो हमारा वाटर का नेट मूवमेंट जो हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर वाटर नेट मूवमेंट अंदर जा भी रहा है, बाहर आ भी रहा है, तो नेट मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर नेट मूवमेंट अंदर ही जा रहा है, सब कुछ, सब वाटर अंदर चला जा रहा है, तो स्वेल अप कर जा रहा है सेल। तो ये क्या हो रहा है, ये जो वाटर का मूवमेंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जो हम पढ़ेंगे आगे, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सॉल्यूट को पास करने में हेल्प करता है। सिलेक्टिव सॉल्यूट ही पास कर सकती है ये मेम्ब्रेन के, और हर चीज नहीं पास कर सकती। सिलेक्टिव सॉल्यूट पास कर सकती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और वाटर पास कर सकती है, ठीक है। और वाटर भी जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही पास कर सकती। यही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब इंपॉर्टेंस। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो सेमी परमिएबल इन नेचर है, ठीक है। तो ये जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर
ज्यादातर आप सॉल्वेंट लिखे तो बेहतर है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन is called as osmosis। या और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम और सॉल्वेंट जो भी है फ्रॉम low solute concentration to high solute concentration is called osmosis। ठीक है, ये जो है आपका यहां पे सल्यूट सेल के अंदर, सल्यूट जो है सेल के अंदर वो कम है, बाहर ज्यादा है। सल्यूट सेल के अंदर कम है, सल्यूट सेल के बाहर ज्यादा है। ठीक है, ये हम एक कंपैरिजन चार्ट करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इन आउट। ठीक है, सेल के अंदर, इन मतलब सेल के अंदर, सल्यूट क्या है सेल के अंदर कम है, सॉल्वेंट क्या है सेल के अंदर ज्यादा है। तो सल्यूट क्या है सेल के बाहर ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, वैसे ही यहां पर इन आउट सल्यूट सॉल्वेंट, तो सल्यूट क्या है यहां सेल के अंदर इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, यहां पर इन सल्यूट क्या है, यहां पर सेल के अंदर जो सल्यूट है ज्यादा है, यहां कम है, यहां पर कम है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ट रेडी। दिस चार्ट इज टू बी रिमेम्बर्ड। ये जो चार्ट है आपको रिमेम्बर करना है। वो कैसे रिमेम्बर नहीं, आपको समझ जाना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो है समझ जाते हो तो आपको ये रिमेम्बर करने की भी जरूरत नहीं। सल्यूट यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही है, सॉल्वेंट यहाँ पे मतलब अंदर सॉल्वेंट जो है ज्यादा है, बाहर कम है, क्योंकि सल्यूट बाहर ज्यादा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि सल्यूट को आप याद रख दीजिए, सॉल्वेंट हो जाएगा। सल्यूट जो भी होगा सॉल्वेंट उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन ये ज्यादा है, ये कम है। हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक डेफिनेशन जो मैंने बताया, द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन। लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन, लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन। अंदर क्या है कम है, बाहर क्या है ज्यादा है, लो सल्यूट से ज्यादा सल्यूट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मूवमेंट नेट मूवमेंट क्या है बाहर। यहां पर सॉल्वेंट को लेकर हम पहला डेफिनेशन हम लेके चलेंगे। तो सॉल्वेंट को लेके, तो पहला डेफिनेशन अगर हम लेके चलें तो सॉल्वेंट नीचे वाला है, सॉल्वेंट कम है, ये ज्यादा है, तो आउट से इन। ठीक है, आउट से इन जा रहा है कि नहीं। अगर दूसरा लेके चलें, लो सल्यूट टू हाई सल्यूट, लो सल्यूट टू हाई सल्यूट, वो भी इस तरह की। समझ गए। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस।
उसके बाद और एक फेनोमेना है, वो डिफ्यूजन है, वो बेसिक फेनोमेना है। सपोज ये कमरा है, ये कमरे में मैंने अगरबत्ती लगा दी, ठीक है, ये अगरबत्ती है। ये जो अगरबत्ती मैंने लगाई, उसमें से जो खुशबू निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है, रूम में हर जगह फैल जाती है। तो पहले आपको जो उसकी फ्रैग्रेंस है, आपको उसके पास ही मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो फिनोमेना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैसे मिल रही है, वो सिंपली डिफ्यूजन है। अगरबत्ती का जो स्मेल है वो गैसियस फॉर्म में है, वो डिफ्यूज कर रहा है धीरे धीरे एयर में। यहाँ पर एयर में इस रीजन में, सपोज इस रीजन को मान के चलिए, कंसेंट्रेशन ऑफ अगरबत्ती लेस है। यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ अगरबत्ती इस रीजन में मान के चलिए मोर है। तो हमेशा ये टेंड करेगा मोर से लेस कंसेंट्रेशन जहां पे है जाने की, गैसियस पार्टिकल्स जो है, ठीक है। तो हर जगह वो फैल जाएगा, क्योंकि हर जगह कम है ना, जहां पर लगा हुआ है वहीं ज्यादा है। तो यही जो फेनोमेना है, यही है डिफ्यूजन। मोर से लेस कंसेंट्रेशन वाली जगह को चला जाता है। तो ये है डिफ्यूजन फेनोमेना। ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, जो सिमिलर प्रोसेस में डिफ्यूजन होता है पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम लगता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतने में ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। थैंक यू।